जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है एक डिस्टिंक्शन देखेंगे या फिर इसे डिफरेंसेस भी कहते हैं। जैसे सभी को मालूम है कि भारत जब या भारत के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे या मेंबरान थे, जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन को जब लिखा जा रहा था, फ्रेम किया जा रहा था, उस समय 60 से भी अधिक राष्ट्रों के संविधान से गुजरा गया, उसका विश्लेषण किया गया, उसे पढ़ा गया और उसके जो अच्छे अच्छे प्रावधान थे, अच्छे अच्छे जो प्रोविज़न थे, उसे एसिमिलेट करने का प्रयास किया गया, उसे अपने संविधान में लिया गया, उसे जोड़ा गया। इसलिए हमारे संविधान को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को पढ़ रहे थे तो उसमें इसका एक यह भी फीचर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम लोगों ने कई राष्ट्रों से और कई राष्ट्रों के संविधान से अच्छे अच्छे प्रावधानों को अपने संविधान में इंक्लूड किया, उसे एसिमुलेट किया विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन, उसमें थोड़ा बदलाव करके, ताकि अपने समाज के लोगों के साथ उसे हम जो है फिट बैठा सकें। तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये तो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन ब्रिटेन से कॉन्सेप्ट लिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। अब जैसे कोई कॉन्सेप्ट होता है, जैसे साइंस का ही कोई कॉन्सेप्ट है, तो जो ब्रिटेन में पढ़ाया जा रहा है वही रिवोल्यूशन और रोटेशन भारत में पढ़ाया जाएगा। जो वोल्केनो का इरप्शन की जो थ्योरी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो थ्योरी है, वो वैज्ञानिक जो भी सिद्धांत आता है तो वो यूनिवर्सल इन नेचर होता है, अगर वो प्रूव्ड हो गया है तो ठीक है, अगर वो प्रूव्ड है, साइंटिफिक प्रूव है, तो यूनिवर्सल इन नेचर, वो किसी भी देश पे वो इक्वली जो है कह सकते हैं कि एक प्रकार से उसका नेचर होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके फीचर्स होंगे। ठीक उसी प्रकार राजनीति को भी एक शास्त्र की उपाधि गई है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, राजनीति शास्त्र। तो इसके भी जितने भी थ्योरी है, इसके भी जितने भी आइडियाज हैं, आइडियोलॉजी है, इसके भी एक प्रकार से एल्गोरिथम है, थ्योरम है, वो यूनिवर्सली जो भी देश ऐसे अपनाना चाहता है अपना सकता है, लेकिन विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन, ताकि इंडियन सोसाइटी, इंडियन समाज, इंडियन स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में वो फिट बैठ सके। ठीक है, तो हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एडॉप्ट किया है, बट एज ए नॉट एज ए रेप्लिका। रेप्लिका एकदम जस का तस हमने नहीं लिया, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए, मॉडिफिकेशन किए, ठीक है, ताकि हम अपने समाज के लोगों के साथ उसे फिट बैठा सके, और जो हमारे लिए अनुकूल नहीं होगा उसे हमने हटा भी फेंका। ये चीजें तो क्या है डिस्टिंक्शन। हमने तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, लेकिन हमारे और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिस्टिंक्शन है, भिन्नताएं हैं। ठीक है, वही भिन्नताओं को हम आज जानने का प्रयास करेंगे। पहला है इंडिया हैज ए रिपब्लिक मॉडल। सभी देखो हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया एज ए रिपब्लिक नेशन, एक गणतंत्र राष्ट्र है, रिपब्लिक सोवरेन, ठीक है, हम एक गणतंत्र संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। रिपब्लिक मॉडल अपनाया है, जिसमें कि ब्रिटेन का मोनार्कियल मॉडल है, मतलब वहाँ राज्य और कह सकते हैं कि जो राजा रानी का शासन होता था वो एक प्रकार से चल रहा है। कहने का मतलब है कि जो इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो कौन है? प्रेसिडेंट है। जो नॉमिनल हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो प्रेसिडेंट भी भारत में चुने जाते हैं, भले उनका चुनाव इनडायरेक्टली हो, लेकिन हर 5 साल के बाद प्रेसिडेंट भी बदल दिए जाते हैं, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं चुने जाते हैं। अगर उनका फिर से सेकंड टर्म में अगर वो चुने गए तभी वो रह पाएंगे, लेकिन उनका फिक्स टर्म होता है 5 साल के लिए। ब्रिटेन में क्या है? मोनार्कियल सिस्टम है, यहाँ हेड ऑफ द स्टेट चुने नहीं जाते, ये परंपरागत हेरिडेटरी नेचर में वंशानुगत चलता है। ठीक है, जैसे अभी वहाँ की महारानी विक्टोरिया है, तो उनके आने वाले जनरेशन, उनके आने वाले जो पीढ़ी होंगे वही वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट रहेंगे या फिर हेड ऑफ द ब्रिटेन रहेंगे। तो वहाँ मोनार्कियल सिस्टम है, ठीक है। और भारत में रिपब्लिक सिस्टम है। रिपब्लिक में हर 5 साल के बाद यहाँ का हेड ऑफ द स्टेट जो है
वो बदल दिए जाते हैं या फिर उनकी चुनाव होता है, चुन कर आते हैं, जनता के बीच से ही आते हैं, और ये सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बनेगा या रानी की बहू ही महारानी बनेगी। क्लियर हो गया ये चीज, पहला पॉइंट समझ लिया। तो ये डिफरेंसेस है इंडिया और ब्रिटेन में। चाहे भाई नॉमिनल ही हेड हो, लेकिन हमारे यहाँ नॉमिनल ही हेड भी जो है वो चुन कर आते हैं, इनडायरेक्टली ही उनका चुनाव हो, अलग बात है। दूसरा डिफरेंसेस है कि ब्रिटिश सिस्टम डॉक्ट्राइन ऑफ सोवेरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है ना, उसके बारे में कहा जाता है, मतलब ब्रिटेन का जो संसद है उसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ मेन को वुमेन और वुमेन को मेन नहीं बना सकता, अदरवाइज यह कुछ भी कर सकता है, किसी भी चीज से संबंधित यह नियम कानून बना सकता है, सिर्फ वो मेन को वुमेन और वुमेन को मेन नहीं बना सकता। तो मतलब इतना पावरफुल है ब्रिटेन का पार्लियामेंट। कहने का मतलब है कि बिल ऑफ द पीपुल जो है वो रियल में पार्लियामेंट ही कैरी करता है, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है वो संसद ही होता है, पार्लियामेंट होता है, और पार्लियामेंट में जनता के प्रतिनिधि होते हैं। मतलब जनता जो है एक प्रकार से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जनता शासन करती है। तो लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, लोगों का जो ड्रीम है, एस्पायरेशन है, वो एक प्रकार से उसका समूह है संसद। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में भी पार्लियामेंट है, इंडिया में भी भारत के पार्लियामेंट जो है, जितने भी विधायी कार्य हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना, फॉर्म करना, फ्रेम करना, उसे भारत की संसद करती है। बट लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं, इस पर कुछ लिमिटेशंस रखा गया है। जैसे भारत के कह सकते हैं कि जो संविधान है वह सुप्रीम है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट, लेजिस्लेटिव में या एग्जीक्यूटिव में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो हम लोग किसका हवाला देते हैं, अरे संविधान में क्या लिखा है उसको देखो। तो यहां ना मैं सुप्रीम ना आप सुप्रीम, ना मतलब एग्जीक्यूटिव सुप्रीम, ना जुडिशरी सुप्रीम, ना लेजिस्लेटिव ऑर्गन सुप्रीम। सुप्रीम कौन है, सुप्रीम इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ब्रिटेन में सुप्रीम कौन है और सोवरेन कौन है, वो है पार्लियामेंट ऑफ द ब्रिटेन। तो ये डिफरेंसेस है इंडिया और ब्रिटेन में। ठीक है, आगे जैसे फेडरल सिस्टम है, संघवाद की अवधारणा है, और मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बताया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 3 तरह के पारित किए जाते हैं। पहला है सिंपल मेजोरिटी, दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ स्टेट। तो वैसे संवैधानिक संशोधन जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित हो, उसमें अगर कोई संशोधन लाना होता है तो आधे से अधिक राज्यों की उसमें कंसेंट और सहमति की आवश्यकता होती है। तो ये फेडरल सिस्टम भी एक प्रकार से सरकार के अमेंडमेंट को अंकुश लगाने का प्रयास करता है। ठीक है, उसके बाद है जुडिशियल रिव्यू। कोई भी नियम कानून बना लो आप, न्याय व्यवस्था इसलिए ही बैठाया गया था कि ताकि सरकार में चेक्स एंड बैलेंस बना रहे, उसे जुडिशियल रिव्यू से गुजरना होगा, न्यायिक जांच की प्रक्रिया से उसे पार करना होगा। अगर जुडिशियल और जुडिशरी ऑर्गन जो है उसका सही तरीके से इंटरप्रेट करना चाहती है और वह देखती है कि एनी बिल्स, एनी रूल्स एंड रेगुलेशन डू नॉट वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, तो वो बिल सही है। एंड इफ एनी लॉ passed by parliament try to violate the basic structure of the constitution, तो सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर देगी, नल एंड वॉइड करार दे देगी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो जुडिशियल रिव्यू है एक प्रकार से संसद की जो पार्लियामेंट की जो पावर्स है उसको लिमिट और उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करती है। दूसरा है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। इंपॉर्टेंट फीचर है कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनता है वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। And if any bills, any rules and regulations, any schemes, any programs which are launched by, framed by the parliament or even the government, and if it try to breach the fundamental right, if it try to take away the fundamental right, if it try to violate the fundamental right of the citizen, then on the violation of fundamental right, Supreme Court can struck down that law or bill. सुप्रीम कोर्ट उस नियम कानून को स्ट्रक डाउन कर देगी, रद्द कर देगी। तो ये सब कुछ शक्तियां निहित है जो कि चेक्स एंड बैलेंस बनाने के लिए है, सरकार पे मनमाने रवैये और उसके आर्बिट्रेरीनेस को अंकुश लाने का प्रयास है। अदरवाइज होगा क्या, जो सरकार जो है कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत में आ गया, वो कुछ भी कर देगा।
जैसे इंदिरा गांधी ने क्या किया, इमरजेंसी लगा, कुछ भी कर सकता है भाई, हम पार्लियामेंट के। तो इस प्रकार से संविधान की सुप्रीमेसी है इंडिया में। और आगे है ब्रिटेन। ब्रिटेन में अगला डिस्टिंक्शन और डिफरेंसेस है। ब्रिटेन पीएम मेंबर ऑफ द लोअर हाउस और हाउस ऑफ द कॉमन्स। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो जो प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें जो लोअर हाउस होता है, जैसे भारत में लोकसभा है, वहां कहा जाता है हाउस ऑफ द कॉमन्स, उनके सदस्य होना जरूरी है। क्योंकि हाउस ऑफ द लॉर्ड जो है एक प्रकार से कह सकते हैं परंपरागत या फिर उसका सही प्रकार से रिप्रेजेंटेशन वो नहीं माना जाता है, कि जो हाउस ऑफ द कॉमन है ना, वो चुन के आते हैं, जैसे भारत की लोकसभा में चुन कर जाते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड। तो हाउस ऑफ द कॉमन्स के मेंबर ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन भारत में क्या है, भारत में कोई भी हाउस, लोकसभा का भी हो या राज्यसभा का भी हो, किसी भी हाउस का वो मेंबर होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर थे और वो प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे है एमपी। एमपी जो होते हैं मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एलोन अपॉइंट एज ए मिनिस्टर इन ब्रिटेन। ठीक है, कोई भी एमपी हो, एलोन अपॉइंट एज द मिनिस्टर इन ब्रिटेन, और इंडिया कैन अपॉइंट विदाउट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन शर्त यही होता है कि इंडिया के 6 महीना के अंदर में कोई भी अगर मंत्री बनते हैं तो वह किसी एक सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में मेंबर वो बनने चाहिए, अदरवाइज उनकी मिनिस्ट्रीशिप चली जाएगी। प्रधानमंत्री की भी यही है कि 6 महीना के अंदर अगर वो प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं तो 6 महीना के अंदर वो किसी एक सदन का मेंबर की सदस्यता उन्हें ग्रहण करनी होगी। तो मेंबर जो है एलोन अपॉइंट एज ए मिनिस्टर। अब ब्रिटेन में क्या है कि जो मेंबर होंगे सिर्फ वही मिनिस्टर बन पाएंगे। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में पहले मिनिस्टर बन जाओ फिर मेंबर बन जाओ। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। अगला डिफरेंसेस है शैडो कैबिनेट का। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हम लोग कभी स्पेसिफिक टर्म्स को अच्छे से डिफाइन करेंगे। बस यहाँ यह जान लो कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में शैडो कैबिनेट का इंस्टीट्यूशन है ब्रिटिश कैबिनेट में, ठीक है, जो कि अपोजिशन के मेंबर फॉर्म करते हैं। इतना जान लो कि देखो, जो रूलिंग पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है, उसकी अपनी एक कैबिनेट होती है, लेकिन जो अपोजिशन के मेंबर होते हैं वो अभी अपना एक कैबिनेट बना के रहते हैं कि भाई ये हमारे लॉ मिनिस्टर है, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है, मतलब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होते हैं भारत में। तो ये शैडो कैबिनेट यही हुआ कि मतलब शैडो, परछाई वाला कैबिनेट। ये रियल तो गवर्नमेंट है नहीं, क्योंकि ये अपोजिशन में है, मेजोरिटी है नहीं, तो ये रियल गवर्नमेंट तो फंड, लेकिन अपोजिशन में बैठकर ये शैडो कैबिनेट चलाते हैं एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, नो सच मिनिस्टर्ड इन इंडिया। कोई ऐसा भारत में शैडो कैबिनेट का प्रावधान है नहीं। बस देखा जाता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है, जो सबसे अधिक सीट लाया होता है लोकसभा में, उसके एक लीडर चुन लिया जाता है, थोड़ा बहुत अलाउंसेस वगैरह उन्हें भी दिया जाता है, वो राज्यसभा लोकसभा दोनों में होते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। ठीक है, जो कि अपोजिशन का मुख्य लीडर होगा, मुख्य नेता होगा, जो कि अपोज करने में उनकी एक गरिमा होती है, मतलब उनका थोड़ा बहुत अलाउंसेस वगैरह, उनकी एक पद की एक मतलब एक डेजिग्नेशन दी जाती है। लेकिन शैडो कैबिनेट की कहीं भी कॉन्सेप्ट भारत में नहीं है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन और डिफरेंसेस बिटवीन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन और इन यूनाइटेड किंगडम और इन इंडिया। मतलब भारत और ब्रिटेन के मध्य में यह मेजर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, दोनों देशों ने, दोनों राष्ट्रों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, लेकिन दोनों देशों में बहुत सारी भिन्नताएं हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस को हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस कर लिया। अब हम इसे यहीं कंक्लूड करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के जितने भी फीचर्स थे, मेरिट, डिमेरिट, और हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों अडॉप्ट किया, इन तमाम चीज को अब हम इस चैप्टर के इस लास्ट वीडियो को अब हम यहीं क्लोज करते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। इफ देयर वर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.